स्वागत करता हूं आज एक नए लेक्चर में, एक नए चैप्टर में। तीसरा पार्ट है धरातल के रूप बदलने वाले कारक। इनमें हम आंतरिक कारक पढ़ेंगे, यानी कि इंटरनल, INTERNAL, इंटरनल फैक्टर, FACTOR फैक्टर, यानी कि आंतरिक कारक। आंतरिक कारक से क्या मतलब हुआ? पृथ्वी को बदलने के लिए बाकी दो कारक रिस्पॉन्सिबल होंगे। वो दो कारक होंगे या तो कोई बाहरी कारक, जो अगला चैप्टर है इसका, या आंतरिक कारक, यानी कि उसके अंदर क्या चल रहा है पृथ्वी के अंदर। तो मैंने आपको इसी सेशन में आपको बताया था कि सबसे पहले भूपर्पटी होती है, उसके बाद पहले क्रस्ट होती है, फिर मेंटल होती है, फिर कोर होती है, बताया था ना। उसके अंदर क्या चल रहा होता है, जिसके कारण कहीं पर्वत बन रहे हैं, कहीं महासागर बन रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। तो ये सब आज हमें पढ़ना है। तो चलिए स्वागत कर देते हैं, बिगुल बजा देते हैं पढ़ने का। याद करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, सिर्फ मेरी वीडियो देखकर ही मैं इस बात का आपको आश्वासन देता हूं कि सिर्फ वीडियो देखकर ही आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। हम शुरू करते हैं कि पृथ्वी के अंदर चल क्या रहा है। मैंने पृथ्वी को बनाया था, सबसे पहले भूपर्पटी थी, यानी कि जिसको हम बोलते हैं क्रस्ट। उसके बाद थी मेंटल, MENTLE, मेंटल, और सबसे अंदर थी कोर, जिसे हम क्रोड बोलते हैं। यानी कि क्रस्ट, मेंटल और कोर, जिसे हम बोलते हैं भूपर्पटी। ठीक है। इसके ऊपर वाले भाग को हमने बोला था दुर्बलता, यानी कि एस्थेनोस्फीयर, ASTHENOSPHERI, एस्थेनोस्फीयर। इसमें क्या था, बहुत लिक्विड स्टेट में सारे मिनरल्स, खनिज पदार्थ, यानी कि मिट्टी वगैरह सब चीज मौजूद थी लिक्विड स्टेट में। यहीं से क्या थे, वोल्केनो बन रहे थे। तो हम यहीं से शुरुआत करते हैं। यहां से शुरुआत देखो हमने कर दी है। तो शुरुआत कुछ ऐसे हुई है, यानी कि हमारे नीचे क्या है, प्लेट्स हैं। ठीक है, प्लेट्स, जिसे हमने बोला था सी आल, और वो किस पे तैर रही थी, जो लिक्विड स्टेट में था, द्रवता में था, उसको हमने बोला था सीमा। सीआल का मतलब हो गया सिलिका और एल्युमिनियम, सीमा का मतलब हो गया सिलिका और मैग्नीशियम। सबसे नीचे कोर में नीफ पाया जाएगा, NiFe, यानी कि निकिल और फेरस। ठीक है, लेकिन वो इस चैप्टर के लिए उसका कोई बहुत ज्यादा महत्व नहीं है, आप सिर्फ इसे देखें। अब बहुत सारी प्लेट्स हैं पृथ्वी के अंदर। सबसे पहले हमारी पृथ्वी जो थी, देखो ये हमारी बन गई भारत माता, ये हमारी पृथ्वी मां बन गई। ठीक है, सबसे पहले एक, जैसे अभी क्या है कि कहीं पे जमीन है, फिर कहीं पे जल आ गया, फिर जमीन आ गई, फिर जल आ गया। पहले ऐसा नहीं था। सबसे पहले लगभग 20 अरब वर्ष पहले क्या था कि एक बिल्कुल बीचों बीच में एक ऐसा स्थान था जिसमें सिर्फ भूमि थी। उसको हमने कहा था पेंजिया। क्या था उसका नाम था, पेंजिया। इंग्लिश में बोलेंगे PANGEA, यानी कि पेंजिया। उसके आसपास क्या था, पानी था, यानी कि एक जगह था भूमि और आसपास क्या था, सब जगह पानी था। उसको हमने बोला था पैंथालासा। पेंजिया, पैंथालासा। स्पेलिंग देखें अंग्रेजी में, अंग्रेजी में इतना बहुत आवश्यक है। PAN, पेन, THA था, और लासा LASA, पैंथालासा। ठीक है, मेरे साथ साथ ये इंग्लिश के शब्द भी अलग नोट करते रहा करो, और इसको अब जब मैं इंग्लिश पढ़ाऊंगा तब आप देखना कि ये कितने सहायक हो जाएंगे आपके लिए, यूं शब्द याद हो जाएंगे। तो पेंजिया, पैंथालासा, पेंजिया, पैंथालासा, पेंजिया, पैंथालासा। ठीक है, अब हुआ क्या, पृथ्वी के अंदर ऐसी बहुत सारी प्लेट्स थी, जैसे ये बहुत सारी प्लेट्स हैं। अब क्या था, पृथ्वी ठंडी हो रही थी,
एक आपका गोला थी अब ठंडी हो रही थी, बाहर से ठंडी हो रही थी अंदर की तरफ, तो इनमें क्या थी, थोड़ी थोड़ी हलचल होनी शुरू हो गई। जैसे ये सब प्लेट्स हैं तो ये कभी आगे जा रही है कभी पीछे जा रही है, इनमें ऐसे इस तरीके से हलचल होनी शुरू कर दी। यानी कि कभी ये इधर जा रही थी कभी ऐसे जा रही थी, ये वाली इधर जा रही होगी तो ये इससे अगली वाली ऐसे जा रही होगी। इस तरीके से ये पूरा टूटने लग गया। अब टूटा ये कैसे कि ये वाला भाग जो बीच में से ऐसा करके टूटा, देखो ठीक है। इधर क्या था, एक ये टूट गया, एक ऐसा करके टूटा, ये एक ऐसा और एक ऐसा। अब ये क्या थे, ये अलग अलग होने शुरू हो गए। देखो अब मैंने ये सब अलग कर दिए, देखो हुए ये अलग। और देखो यहां ऐसा करके ये अलग हो गया, और यहां नीचे ये अलग हो गया, एक ये ऐसा करके। अब ये क्या है, सब ये दूर दूर जाने शुरू होंगे क्योंकि पृथ्वी घूम रही थी। अब जब कोई चीज घूमती है, जैसे अगर आप पानी में डुबाकर किसी बॉल को घुमा दें तो उसका क्या होगा कि उसकी पानी की बूंदें जो होंगी वो सब तरफ को बिखरेंगी। तो क्योंकि फोर्स बाहर की तरफ था, इसके लिए ये जो है सब फैलने शुरू हो गए। ये फैलने के बाद हमारे कितने 7 तो कॉन्टिनेंट्स बने, महासागर, एटलांटिक, पैसिफिक, इंडियन, आर्कटिक, एंटार्क्टिक, ठीक है, इस तरीके से नॉर्थ अटलांटिक, साउथ अटलांटिक। और हमारे नहीं, हमारे 5 तो महासागर बने, कौन, 5 ओशियन बने। 5 ओशियन कौन कौन से बने, पैसिफिक ओशियन, एटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन वगैरह वगैरह। और हमारे 7 कॉन्टिनेंट बने, कॉन्टिनेंट, CONTINENT, कॉन्टिनेंट का मतलब महाद्वीप, ठीक है। 7 कॉन्टिनेंट्स कौन कौन से थे, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, ठीक है। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, एक और कौन सा बच गया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, और एक और कोई सा बच गया, मैं भूल गया। फिलहाल हम ये आगे चैप्टर में पढ़ लेंगे। अब ये क्या थे, ये इस तरीके से, अब जैसे ये क्या हो गया, नॉर्थ अमेरिका हो गया, ये साउथ अमेरिका हो गया, ठीक है। अब यहां पे क्या था, यहां पे ये ग्रीनलैंड हो गया, उसके बाद ये यहां पर आ गया, ये यहां पर फिर क्या था, अफ्रीका का पोर्शन आ गया, यहां पर जो है वो एशिया आ गया, इससे जुड़ा हुआ एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ये हो गया ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो अब इनके बीच में क्या आ गया, पानी आ गया। तो ये जो पानी आ गया, इन्हीं के स्थान की वजह से ये कॉन्टिनेंट्स बन गए और महाद्वीप बन गए, ठीक है। अब हुआ क्या, क्योंकि ये टेक्टोनिक प्लेट्स बाहर और अंदर हो रही थी। अब देखो सबसे पहला है कि भूपृष्ठ पर स्थलाकृतियों का निर्माण कैसा हुआ। अब हम ये बता सकते हैं आपको। अब ये प्लेट्स क्या हैं, कंटिन्यूअस हिलडुल रही हैं। कैसे हिल रही हैं, जैसे लगभग लाखों साल में ये 5-7 सेंटीमीटर इधर उधर होती हैं। इन्हीं की वजह से क्या है, भूकंप आते हैं, सब चीज यही आएगी, ठीक है। अब जैसे प्लेट आगे पीछे हुई, मैंने ये 2 प्लेट बना दी आपको। अब स्थलाकृतियों का निर्माण कैसे हो रहा है, सबसे पहला है कि भूपृष्ठ पर स्थलाकृतियों का निर्माण कैसे होता है। अब ये प्लेट्स जो हैं वो आप मानकर देखो कि ये प्लेट्स ऐसे करके पास में आ रही होंगी, तो ये क्या होंगी, धीरे धीरे ये इस तरीके से आ जाएंगी। ये 2 प्लेट्स ऐसे करके आ रही है, देखो ऐसे चलती हुई आ रही है लाखों करोड़ों साल में। उसके बाद ये टकराएंगी, फिर ऐसे करके बनेंगी। अब क्योंकि ये ऊपर को बढ़ रही है प्लेट्स, तो ये क्या करेंगी, हमारे पर्वत बना देंगी। पर्वत, पहाड़ी, पठार, ये सब चीज ऐसे बन जाएंगी। दूसरी हमारी ये प्लेट्स जब दूर दूर गई होंगी, जब दूर दूर, अब जैसे ये प्लेट्स बिल्कुल चिपकी हुई थी, ठीक है। जैसे जब ये एक पेंजिया था पूरा, अब क्या थी, ये दूर जानी शुरू हुई, ये दूर जानी। तो देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे दरारें पड़ गई पृथ्वी में, और दूर गई लो, और दरारें पड़ गई, और दूर जाएंगी और दरारें पड़ जाएंगी। अब क्या हो रहा है, यहां पर क्या बन रही है, यानी कि जो हमारे महासागर बने, जो हमारी नदियां बनी, जो हमारे डेल्टा बने, वो सब इनके कारण बने। तो भूपृष्ठ पर स्थलाकृतियों का निर्माण कैसा होता है, तो भूपृष्ठ पर स्थलाकृतियों का निर्माण इन्हीं प्लेटों की वजह से। हम इन प्लेटों के मूवमेंट को क्या बोलेंगे, इन प्लेट्स को बोलते हैं टेक्टोनिक, TEC,
TONIK, टेक्टोनिक, टेक्टोनिक सी, टेक्टोनिक के आता है शायद इसमें, टेक्टोनिक सी, टेक्टोनिक प्लेट्स। इन प्लेट्स को हम क्या कहते हैं? टेक्टोनिक प्लेट्स। हिंदी में भी लिख सकते हो आप, टेक्टोनिक प्लेट। ठीक है, ये प्लेट्स आ गया पीछे, इनके मूवमेंट को क्या बोलेंगे? टेक्टोनिक मूवमेंट, टेक्टोनिक मूवमेंट, MOVE मूवमेंट। मूवमेंट का मतलब होता है संचलन, यानी कि चलना। जैसे अगर मैं आपसे ये कहूं कि तुम मूवमेंट करके दिखाओ, तो चलकर दिखाओ, मैं तुमसे ये कह रहा हूं कि चलकर दिखाओ, तो इसको हिंदी में टेक्टोनिक को बोला जाता है विवर्तनिक, विवर्तनिक, विवर्तनिक संचलन, संचलन। यानी कि टेक्टोनिक प्लेट्स जो होती है, जो विवर्तनिक प्लेट्स होती है, इन्हें हिंदी में बोलेंगे विवर्तनिक, ये प्लेट्स, इनके मूवमेंट्स को हम बोलेंगे विवर्तनिक संचलन। ठीक है, अब इन्हीं के कारण क्या होता है? गर्त बनेगी, भ्रंश बनेगी, सब काम इन्हीं के कारण होंगे। ठीक है, अब मैं इसको मिटा रहा हूं। अब देखिए, अब विवर्तनिक संचलन मैंने आपको बता दिया, प्लेटों का चलना विवर्तनिक संचलन होता है। भ्रंश घाटी और भ्रंश पर्वत कैसे बनेंगे? जब दो प्लेट्स आपस में पास में आएंगी, जब पास आएंगी तो ये उठना शुरू हो जाएगा। अब क्योंकि ये उठना शुरू हो रहा है तो ये क्या बना देगा? पर्वत। ठीक है, जैसे हमारा हिमालय पर्वत है, वो इसी के कारण बना है। ठीक है, हिमालय पर्वत हिंदुस्तान में, रॉकीज और एंडीज पर्वत का भी यही कारण है। हिमालय पर्वत जो है वो तिब्बत की प्लेट और जो इंडियन प्लेट है उसके मिलने से ऊपर उठा है। ठीक है, अब देखो भ्रंश क्या होते हैं? भ्रंश पर्वत, भ्रंश पर्वत होते हैं, एक तो पर्वत ऐसे बन रहे हैं, दूसरा पर्वत है, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये एक पूरी स्थलखंड हो गई, जमीन हो गई, ये नीचे को खिसक जाए, जैसे ये जो है ऐसा करके नीचे को खिसक गया ऐसा पोर्शन, ऐसे ही ये पोर्शन जो है वो ऐसे नीचे को खिसक जाए, तो ये क्या है? ये पर्वत तरीके से बन गया। एक तो ये हो गया। दूसरा, जब ये प्लेट्स दूर जाएंगी तो इनमें क्या होगा? जैसे ये दूर गई तो देखो ऐसा करके हो गया, और दूर गई, फिर ये ऐसा करके हो गया, और दूर जाएंगी, फिर ये ऐसा करके हो जाएगा। तो ये क्या है? ये भ्रंश पर्वत बन रहे हैं। ठीक है ना, ऐसे इधर की जब दूर जाएंगी तो ये ऐसा करके हो जाएगी, तो देखो ये पर्वत जैसा हो गया, इन्हें हम बोलेंगे भ्रंश पर्वत। यानी कि मोड़दार पर्वत जो है वो टेक्टोनिक प्लेट्स के आगे आने से बनते हैं। जैसे कि हम ऐसा करके कोई चीज मोड़ना शुरू करें, जैसे मैं आपके सामने ये किताब लूं, अब मैं इसको देखो ऐसा करके मोड़ना शुरू कर रहा हूं दो प्लेट्स के, तो देखो ये उठना शुरू हुआ। अब क्योंकि ये उठना शुरू हुआ, यही हमारे पर्वत बन रहे हैं। ठीक है, अब पृथ्वी के अंदर महासागरीय गर्त क्या होती है? महासागरीय गर्त। ठीक है, महासागरीय गर्त का मतलब हुआ जैसे हमारे 5 कॉन्टिनेंट्स बन गए, 7 कॉन्टिनेंट्स बन गए, महाद्वीप, और 5 ओशियन बन गए। तो जो हमारे ओशियन थे, जैसे एटलांटिक ओशियन में क्या हुआ कि एटलांटिक ओशियन में प्लेट्स दूर दूर जा रही थी, तो अंदर से खाड़ी टाइप की बन गई, यानी कि जगह वाली भ्रंश पर्वत बन गई। उन्हीं भ्रंश पर्वत को हमने गर्त कहा। जैसे कोई दो चीज इस तरीके से जब दूर जाएंगी तो ये जो खाली स्थान बन गया, ये कहते हैं हमारे महासागरीय गर्त कहते हैं इनको। जैसे सबसे गहरा गर्त क्या है? मैरियाना ट्रेंच, मैरियाना गर्त, इसका नाम याद रख लेना, ये जनरल नॉलेज की बात है। मैरियाना गर्त, यानी कि मैरियाना गर्त हमारा इसी का उदाहरण है। अब आप देखिए कि पृथ्वी के अंदर कौन कौन से बल लग रहे हैं, तो धरातल पर परिवर्तन लाने वाले बल। अब धरातल पर जो भी परिवर्तन हो रहा है, यानी कि अगर हमारे पर्वत बन रहे हैं, पहाड़ी बन रही है, देखो पर्वत बड़ा होता है, पहाड़ी उससे थोड़ी सी छोटी होती है। प्लेट्यू यानी कि पठार, जैसे ये पर्वत बना, अब इसमें क्या हुआ कि वर्षा पड़ी तो मिट्टी ऐसा करके बह गई, थोड़ा सा छोटा हो गया, और वर्षा पड़ी तो और मिट्टी बह गई, हवा चली तो थोड़ी सी और बह गई, अब ये ऐसा करके हो गया, और थोड़ी मिट्टी पड़ी, हवा चली तो थोड़ी सी और ऐसी करके हो गई। ऐसे ही ये जो है वो ऐसा करके हो जाता है। मतलब पहले तो ये ऐसा करके पर्वत रहा होगा पूरा, लेकिन ये धुल धुल कर ऐसा करके हो गया, तो इसको हम बोलते हैं पठार। ठीक है, पठार हूं। अब पठार और बह जाएंगे तो वो समतल मैदान के जैसे हो जाएंगे, उन्हें हम बोलते हैं मैदान। यानी कि पठार और मैदान ये सब कैसे बन रही हैं? ये सब इन्हीं विवर्तनिक प्लेट्स के कारण बन रही है। तो पृथ्वी के धरातल पर परिवर्तन लाने वाले 2 बल कौन कौन से हैं? तो हमने 2 बल को बांटा है। एक तो हमारे हैं
दीर्घकालिक, ठीक है, यानी कि जो लंबे समय तक चल रहे हों, इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे, लॉन्ग, LONG, लॉन्ग, लॉन्ग मतलब लंबा, और टर्म यानी कि लंबे समय वाला, ठीक है। और दूसरे हमारे होते हैं आकस्मिक, यानी कि जो तुरंत चीजें हो रही हैं, आकस्मिक, ठीक है, यानी कि सडन, SUDDEN, यानी कि शॉर्ट टर्म, बिल्कुल तुरंत, एकदम फटाफट कोई चीज, जैसे मैगी है ना, 2 मिनट में बन जाती है। तो अब हम आते हैं जो हमारे दीर्घकालिक बल हैं, यानी कि जैसे आप देखें, पृथ्वी का एक पोर्शन जो था वो बीच में पेंजिया नाम की भूमि थी, और पैंथालासा उसका आसपास पानी था। वो जो अलग हो रहा था वो क्या था, हमारा दीर्घकालिक था, यानी कि पेंजिया और पैंथालासा का बनना, PANGA पेंजिया और PANTHA पैंथालासा, पेंजिया और पैंथालासा का बनना क्या था, हमारा दीर्घकालिक था, ठीक है। अब जैसे इनको भी हमने बांटा है, दीर्घकालिक को हमने बांट दिया है बलन और भ्रंश, ये दोनों ही मैं बता चुका हूं। बलन को कहते हैं मोड़दार, जैसे बलित पर्वत होते ना, तो मोड़दार। अब देखो, 2 प्लेट जब आपस में पास आ रही हैं तो हिमालय बढ़ रहा है, यानी कि अभी हिमालय की कितनी हाइट है, 8 8 4 8 मीटर। याद रखने का कितना तरीका है, 8 8 4 8 8 8 4 8, ये भी जीके का क्वेश्चन है। अब इसमें क्या है, हर साल कुछ ना कुछ सेंटीमीटर में हिमालय हमारा बढ़ रहा है, तो यानी कि अगर तुम अब से 1 लाख साल बाद देखोगे तो ये इतना बढ़ गया होगा, जैसे 8 8 4 8 के बाद हमारा हो गया होगा 9000 मीटर, 9000 मीटर। तो ये क्या है, दीर्घकालिक है। अब जैसे भ्रंश, यानी कि जो गर्त बन रही हैं वो भी हमारी दीर्घकालिक हो गई, ठीक है, बलन और भ्रंश। अब आकस्मिक में भी 2 होती हैं, जैसे एक तो हमारा आकस्मिक में हो गया ज्वालामुखी, ठीक है, एक हमारा ज्वालामुखी हुआ, और अगला हमारा कौन सा, भूकंप का आना। तो सबसे पहले हम ज्वालामुखी पर आ जाते हैं, और उसके बाद हम आएंगे भूकंप पे। यानी कि बल 2 तरीके की हुई, एक तो दीर्घकालिक और एक आकस्मिक। दीर्घकालिक वो जो बहुत लंबे प्रोसेस से चले, यानी कि बहुत समय लगे। आकस्मिक मतलब तुरंत, यानी कि जैसे ज्वालामुखी है तो तुरंत उसका उद्गार हो जाता है, भूकंप है तुरंत आ जाता है 5 मिनट में। और जबकि जो पर्वत ऊपर उठ रहे हैं या जो गर्त बन रही है, भ्रंश बन रही है, वो बहुत हल्के हल्के बन रही है, ठीक है। अब जैसे जो हमारे बलन है, बलित पत्थर हैं, इनके कुछ एग्जाम्पल हैं, ये पिछले वाले चैप्टर में भी मैं बता चुका हूं। एग्जाम्पल एक तो देखो, हिमालय, एल्प्स पर्वत, ALPS, एल्प्स, एटलस, ठीक है। और भ्रंश कौन कौन सी हो गई, भ्रंश जैसे नर्मदा, यानी कि जो भारत है उसमें गुजरात की तरफ जो नदी बह रही है वो नर्मदा इसी भ्रंश का उदाहरण है। यानी कि जो दक्कन का पठार है उसमें जितनी भी गर्त आएंगी वो इसी के कारण है, ठीक है। अब हमारा अगला है भ्रंशन। तो भ्रंशन के कारण ब्लैक फॉरेस्ट हो गया, विंध्याचल, सतपुरा, मैं ये बता चुका हूं। अब भूकंप के बारे में पढ़ते हैं, भूकंप कैसे आता है। भूकंप कैसे आता है, सबसे पहले ज्वालामुखी पढ़ लेते हैं, चलो। ज्वालामुखी, ठीक है। ज्वालामुखी को अंग्रेज बनो, अब जरा अंग्रेज में क्या बोलते हैं, VALCANO, वाल्केनो, 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 ठीक है। ज्वालामुखी, ज्वालामुखी, ज्वालामुखी जैसे ये हो गया, सबसे ऊपर वाली परत कौन सी होगी, भूपर्वती, ठीक है। उसके बाद होगी मेंटल, मेंटल में ऊपर का पोर्शन दुर्बलता वाला था, दुर्बलता, ठीक है, जिसको हमने बोला था एस्थेनोस्फीयर, ASTHENOSPHER, एस्थेनोस्फीयर। अब इसमें क्या है, एस्थेनोस्फीयर में सबसे पहले ज्वालामुखी होता है, जैसे ये एक ज्वालामुखी हुआ, ठीक है। ज्वालामुखी में इसका ज्वालामुखी का मुख होगा, इसे हम बोलेंगे क्रेटर। दोनों में लिखूंगा, अंग्रेजी में भी हिंदी में भी। देखो अंग्रेजी में तो लिखा जाएगा CRATER, क्रेटर, क्रेटर, ठीक है, ये हो गया क्रेटर, ठीक है। अब इसकी एक नलिका होगी, जो नीचे पृथ्वी में जो कुछ भी नीचे लिक्विड स्टेट में है, द्रव में जो पिघला हुआ बहुत गर्म
मैग्मा है वो इसमें से बाहर आएगा। तो इस नलिका को हम क्या कहेंगे, इस नलिका को हम कहेंगे निकास नली। इसका नाम है निकास नली, यानी कि जिससे निकास हो रहा है वो निकास नली हो गई, निकास नली। ठीक है, यानी कि क्रेटर उसका मुंह हो गया, ये हो गई निकास नली। अब देखो इसमें से क्या है, इसमें से जो गर्म लावा था वो निकल के आया। देखो अब ये जमना शुरू हुआ, तो ये परतदार भी बन सकता है। इनमें क्या होगा, जीव जंतु जो होंगे वो आकर मर जाएंगे, तो वही हमारे फॉसिल्स बन जाएंगे। फॉसिल्स मैंने बताया था जीवाश्म। जीवाश्म क्या होते हैं, ऐसे जीव जंतु होते हैं जो अर्थ की इस प्रोसेस के दौरान बीच में आकर मर जाते हैं, उनके ऊपर एक और परत हो जाती है। जैसे ये हमारी एक परत लावा की हो गई ठंडी होकर, इसके बाद ये जो है एक कोई जीव जंतु आकर मर गया, इसके ऊपर हमारी दूसरी परत हो गई। ठीक है, अब ये क्या है, ये कभी आगे चलकर निकलेगा। ये हमारी रॉक्स बननी थी सेडिमेंट्री, यानी कि इनको हम बोल रहे थे परतदार शैलें। ये मैं पीछे किसी क्लास में चैप्टर में पढ़ा चुका हूं। ठीक है, अब इसका क्रेटर हो गया। अब हमारे ज्वालामुखी जो है वो हमने 3 तरीके के बनाए हैं। कौन कौन से ज्वालामुखी हमारे हैं, ज्वाला का मतलब ही हो गया आग, और मुखी का मतलब मुख, ऐसा मुख जिससे कि आग निकल रही हो, ज्वालामुखी। तो 3 तरीके के हो गए। पहला सक्रिय को अंग्रेजी में, अंग्रेज बनाओ, अंग्रेजी में कहते हैं एक्टिव, ACTIVE एक्टिव, यानी कि जो सक्रिय हैं जिनमें अभी भी क्रिया हो रही है। दूसरे हैं सुप्त, यानी कि सोए हुए, यानी कि डोरमेंट कह दो या पैसिव कह दो, PASSIVE पैसिव। ठीक है, एक्टिव का मतलब सक्रिय और पैसिव का मतलब सुप्त। और तीसरे होते हैं हमारे तीसरे होते हैं शांत। बिल्कुल ये शांत है। शांत का मतलब हो गया एक्सटिंक्ट, EXTINT, क्योंकि सी आ गया बीच में, एक्सटिंक्ट, यानी कि सक्रिय, सुप्त और शांत। अब देखो मैं आपको बताता हूं कि सक्रिय ज्वालामुखी का क्या मतलब है। सक्रिय ज्वालामुखी का मतलब ये है कि ये वो ज्वालामुखी हैं, जैसे ये ज्वालामुखी हो गया, जिनसे अभी भी लावा या मैग्मा का उद्गार हो रहा है, यानी कि अभी भी हो रहा है, अभी भी हो रहा है। ठीक है, सुप्त कौन से हैं, जिनसे पिछले कुछ वर्षों में तो हुआ था लेकिन अभी शांत है ये, मतलब अभी इनमें नहीं हो रहा है, यानी कि हम ये कह रहे हैं कि ये सो गए हैं, जब उठेंगे इनमें फिर होगा, अभी तो नहीं, परंतु होगा। और एक्सटिंक्ट यानी कि शांत वो हैं जिनमें पहले कभी हुआ था लेकिन अब नहीं है, अब कभी नहीं होगा। ठीक है, यानी कि सक्रिय वो हैं जिनमें अभी भी हो रहा है, सुप्त वो हैं जिनमें अभी तो नहीं हो रहा है लेकिन आगे हो जाएगा, शांत वो है जिनमें अब कभी होगा ही नहीं। यानी कि सक्रिय के एग्जाम्पल देखो, एक तो है माउंट एटना और स्ट्रोम्बोली, यानी कि माउंट एटना E और स्ट्रोम्बोली S, यानी कि ES जो है वो सक्रिय का एग्जाम्पल है। S का मतलब S से सक्रिय और S से मतलब स्ट्रोम्बोली, ES मतलब सक्रिय होगा। डोरमेंट कौन कौन से हैं, जो हमारे पैसिव वाले हैं वो हैं, एक तो जापान का कौन सा है, फ्यूजियामा, यानी कि जापान की चीजें जो है वो फ्यूज जल्दी नहीं होती हैं, यानी कि फ्यूजी और यामाहा मोटरसाइकिल आती थी, फ्यूजियामा। ठीक है, और एक दूसरा इसका एग्जाम्पल देखो आप, विसुवियस, विसुवियस। ठीक है, जापान का फ्यूजियामा और विसुवियस, ये 2 हमारे वॉल्केनो हो गए सुप्त वाले। अब शांत वाले का हम एग्जाम्पल आपको बताते हैं। शांत वाले का एग्जाम्पल है क्रेटर झील नाम का एक, क्रेटर झील नाम का ही एक वॉल्केनो है। अब मैं बताता हूँ क्रेटर झील क्या होती है। जैसे ये हमारा वॉल्केनो था, ये ज्वालामुखी था, ये हो गई निकास नलिका, इसमें से लावा और मैग्मा है। ये क्या होगा, जैसे इसमें से लावा और मैग्मा आया तो ये क्या है, यहाँ पर ऐसे जमनी शुरू हो गई,
तो यहाँ पर जो था वो एक ऐसा करके झील बन गई। अब इसमें जब बारिश पड़ेगी तो ये क्या पानी भर गया, तो यानी कि ये इसको हम बोलते हैं क्रेटर झील। क्रेटर झील, तो क्रेटर झील एक वॉल्केनो का भी नाम है जो शांत हो गया, यानी कि अब उसमें कभी उद्गार नहीं होगा, अब वो झील हो गई, जैसे झील हो जाती है ना गांव के आसपास, तो क्रेटर झील जो है वो उसका उदाहरण हो गया। अब देखो मैं आपको जो हमारे ज्वालामुखी हैं उन्हें याद करा दे रहा हूं फटाफट से, ठीक है, तो मेरे साथ साथ बोलते जाना और याद हो जाए। देखो एटना और विशुभियस, यानी कि ई वी, ई से एटना और वी से विशुभियस, 8V, तो हम इसको लिखेंगे 8V। 8V क्या है, ये है हमारे इटली के, 8V इटली, 8V इटली, देखो कुछ कुछ समझ में आ रहा है ना, 8V इटली, ठीक है। अगला है हमारा फ्यूजी यामा, फ्यूजी FUJI फ्यूजी यामा, YAMA यामा। तो मैंने आपको बताया था फ्यूजी यानी कि बल्ब फ्यूज कहाँ के नहीं होते हैं, जापान के, तो भैया याद रखने का बहुत अच्छा तरीका जापान का हो गया। अगला है आपका पोपो। अब पोपो, अब देखो भारत है, भारत के बराबर से क्या है, म्यांमार है, तो उसमें क्या है पो 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 पो, तो पोपा करते रहते हैं म्यांमार में, MAYAN म्यान, MAR मार, म्यांमार का ही पुराना नाम था बर्मा, बर्मा, ठीक है। तो पोपा यानी कि पोपो कहाँ होती है, पपिया कहाँ बसता है, म्यांमार में बसता है। अब अगला है मेयान, मेयान, ठीक है, म्यान है, तो म्यान हमारा क्या है, फिलीपींस में, PHILLI और PINS फिलीपींस, ठीक है, तो म्यान। अब देखो म्यान में क्या होती है, तलवार रखी हुई होती है, म्यान में क्या रखते हैं हम, तलवार रखते हैं, तलवार। और फिलीपींस, ठीक है, तलवार को फिल करो, फिल का मतलब होता है भरना, यानी कि म्यान में तलवार फिल करो। वैसे फिल की स्पेलिंग होती है FILL, फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान भरो, तो फिल का मतलब होता है भरना, यानी कि फिलिंग। फिलीपींस क्या, म्यान, म्यान में क्या तलवार भरी जाएगी, ठीक है। और एक है क्राकाटोआ, 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 ये है इंडोनेशिया, INDO इंडो NESIA इंडोनेशिया, क्राकाटाओ, क्राकाटाओ, हाँ इंडोनेशिया। अब देखो इंडोनेशिया में क्या है, इंडियन शब्द आ रहा है, तो इंडिया में क्राका, क्राका का मतलब कौआ होता है ना, काग जो होता है हमारे यहाँ, काग के ऊपर बहुत सारे वो भी बने हुए हैं, तो क्राका यानी कि कुछ इंडियन से रिलेटेड होगा, तो इंडोनेशिया। तो मैं एक बार जब तुम ये देखोगे तो तुम्हें सारी चीजें याद हो जाएंगी। अब जो हमारे ज्वालामुखी होते हैं उनके कुछ तो लाभ होंगे और कुछ होंगी उनकी हानियां। अब जैसे लाभ क्या है, लाभ ये है कि भैया देखो ये ज्वालामुखी हुआ, इसमें से हमारा क्या निकला, इसमें से हमारा निकला लावा और मैग्मा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये काली मिट्टी बना देगा, काली मिट्टी, ये काली मिट्टी होगी, इसमें क्या होंगे, पहली ये काली मिट्टी बनाएगा। अब क्योंकि काली मिट्टी बनाएगा तो काली मिट्टी कपास गन्ना इन खेती के लिए बहुत अच्छी होती है। दूसरा, अब ये नीचे से क्या है, लावा या मैग्मा क्या होता है, पिघला हुआ खनिज पदार्थ है, तो ये खनिज पदार्थ इसका क्या होगा कि ये पिघलकर बाहर आएगा, तो इसमें खनिज की मात्रा बहुत अच्छी होगी, ठीक है। अब जैसे ये गरम गरम आया, अब यहाँ पे हमारी क्रेटर झील बन गई, तो इसका पानी हमेशा गर्म रहेगा, तो यानी कि गर्म पानी भी मिल जाएगा हमें, इसके गर्म पानी में गर्म पानी मिल जाएगा। गर्म पानी में क्या होगा, गंधक होगी मिली हुई। अब क्योंकि गंधक मिली हुई होगी तो ये चर्म रोग के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगी, यानी कि ये तीजा है, काली मिट्टी निकलेगी, खनिज निकलेंगे तो हम अच्छी खेती कर पाएंगे, काली मिट्टी इसी कारण बनेगी, गर्म पानी के स्रोत मिल जाएंगे हमें, और गंधक होगी। हानियां क्या है, इसमें से कुछ गैसेज भी निकलेंगी, जैसे सल्फर वगैरह, हानिकारक गैसेज निकलेंगी, हानिकारक गैसें निकलेंगी, वो क्या करेंगी, हमारे वायु प्रदूषण कर देंगी, ठीक है। और अगला देखो, अगला हमारा है कि उद्गार के समय जहरीली गैसें निकले, फलस्वरूप समुद्र, जैसे कि अब जैसे इसमें गर्म पानी आ गया, अब मछली जो है वो ठंडे पानी वाली मछली है, तो मछलियां मर जाएंगी, यानी कि कुछ हमारे जीव जंतु मर जाएंगे। अब जब ये परतदार बन रहा था, यहाँ से बहकर आ रहा था, तो इसके बीच में जो हमारे जानवर फंस रहे थे, यानी कि जैसे चिड़िया मर गई यहाँ पर, तो वो मर जाएगी ना, तो इसका मतलब हमारे जीव जंतु मरेंगे, जीव जंतु मर जाएंगे। तो ये हमारे कुछ
इनकी हानियां थी और इनके लाभ थे। अब अगले टॉपिक पे मैं आता हूं कि भूकंप क्या होता है। भूकंप 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 का मतलब है विवर्तनिक क्रिया के कारण, प्लेटों के चलने के कारण पृथ्वी की सतह पर कंपन होना, कंपन, वही भूकंप कहलाता है। यानी कि सतह पर कंपन, ठीक है, सतह पर कंपन, ठीक है, सतह पर कंपन हो रहा है। अब जैसे ये पृथ्वी है, इसके नीचे ऐसी ये प्लेट्स हिल रही हैं आपस में, तो ऊपर तक इनकी तरंगें आएंगी, ठीक है, ये तरंग आ रही है। इसलिए अगर यहाँ की प्लेट हिली है तो यहीं पे भूकंप आता है, हर जगह भूकंप नहीं आता है। अब जैसे यहाँ पे ये प्लेट हिली तो तरंगे आई। अब जहां पर भूकंप शुरू हुआ उस पॉइंट को, उस बिंदु को हम बोलते हैं भूकंप उद्गम केंद्र, यानी कि फोकस, FOCUS, फोकस। इसको हिंदी में बोलेंगे भूकंप, यानी कि भूकंप उद्गम, उद्गम का मतलब होता है शुरू होना, और केंद्र, वो केंद्र जहां से ये शुरू हुआ है। अब ये क्या होगा, यहां से शुरू हुआ, अब ये ऐसा करके ऊपर जाएगा पृथ्वी की सतह तक। तो पृथ्वी की जिस सतह पर ये जाएगा हम उसको बोलेंगे एपी सेंटर, EPICENTER, एपी सेंटर, ठीक है, यानी कि अधिकेंद्र, हिंदी में इसको बोलेंगे अधिकेंद्र, ठीक है। भूकंप समझ में आ गया आपको। अब इसमें यह है कि अब देखो सुनामी कैसे आई होगी, तो श्रीलंका के पास ये भारत रहा और यहाँ पे श्रीलंका थी, यहाँ की जो प्लेट्स होंगी उनमें हलचल हुई, भूकंप आया तो पानी जो है वो बहुत वेग के साथ यहाँ श्रीलंका में आया, तो इसलिए हमारी सुनामी आई। TSUNAMI, सुनामी। सुनामी में टी लगा हुआ होता है लेकिन हम उसको बोलते नहीं, ठीक है, तो ये अंग्रेज बनो, इसको याद रखो। तो आपका ये सुनामी हो गया। अब हम देख लेते हैं कि इसके लाभ क्या है और इसके हानि क्या है। अब देखो भूकंप के क्या लाभ है, भूकंप के पहले लाभ देखो। भूकंप के लाभ क्या है कि जब ऐसा करके ये तरंगें चलती हैं तो इन तरंगों